हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्ज़ाम वाले यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है, आज से हमारी जो पॉलिटी का जो लेक्चर है, जैसे हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से कि हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। और मैं यानी कि मेरा इंट्रोडक्शन है, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी के लिए पॉलिटी के लेक्चर्स लेकर आने वाली हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और आई होप कि आप सभी लोगों को मेरे जो पॉलिटी के लेक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और जो मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स हैं उसमें हम है ना, जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं हम सिर्फ उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कुछ बहुत ही लेंदी या फिर किताबी ज्ञान जो है वो तो आप किताबों से खैर ले ही सकते हो, लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं ना, जो एग्जैक्ट आपको बतानी चाहिए, वही मैं यहाँ पे लेकर आऊँगी शॉर्ट नोट्स के थ्रू। मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, उनके थ्रू मैं आपको ये जितनी भी पॉलिटी की क्लासेस हैं उनको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। और आई होप कि आप सभी लोगों को मेरी जितनी भी जो पॉलिटी की क्लासेस आएंगी वो सारी क्लासेस आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो आज हमारा पॉलिटी का पहला लेक्चर रहने वाला है। तो हम अगर पॉलिटी से शुरुआत कर रहे हैं और पॉलिटी का पहला लेक्चर है तो हम प्रस्तावना से शुरुआत ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी रहेगी प्रीएम्बल के ऊपर, यानी कि प्रस्तावना के ऊपर। ठीक है, और जो मेरी जितनी भी क्लासेस रहेंगी पॉलिटी को लेकर वो सारी ही क्लासेस आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगी। ठीक है, तो किसी भी माध्यम के जो बच्चे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश है ना हिंदी मीडियम के, किसी को कोई भी है ना लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो आपकी पीडीएफ के नोट्स रहेंगे वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। मैं जो बोल के आपको समझाऊंगी वो भी हिंदी विद इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी, तो लैंग्वेज का कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, और जो भी आपके मैंने बता ही दिया, जो भी पीडीएफ वगैरह जो भी मैं पढ़ाऊंगी आपको काफ़ी शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को क्लासेस जो है वो अच्छी लगेंगी। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, तो आप मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई और है ना क्वेरी रहती है या फिर अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला। ठीक है, आप इसको सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो वो मेरा चैनल है। मैंने उसको बनाया ही इसलिए है ताकि मैं आप सभी लोगों को काफ़ी सारा है ना फ्री स्टडी मटीरियल जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ है या फिर कोई भी न्यू अपडेट है एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी नई जानकारी है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। कोई भी क्विजेस वगैरह मुझे होंगे तो वो सारा कुछ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मैं अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो आप सिंपली सर्च करोगे टेलीग्राम पे हर्षिता मैम की पाठशाला तो वहाँ पे आपको मेरा जो चैनल है वो दिख जाएगा। मैंने जस्ट न्यू ही बनाया है वो चैनल आप सभी लोगों को हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग मेरे पर्सनल चैनल को भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास जो कि रहने वाली है प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना के ऊपर। अब प्रीएम्बल होता क्या है बेसिकली? प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें, जो हमारा संविधान है उसमें सबसे पहले रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले रखा जाता है लेकिन सबसे आखिरी में बनाया गया था। तो ये एक काफ़ी अच्छा फैक्ट है, इसको लेकर आपको पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल जो है वो रखा तो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में सबसे पहले, सबसे शुरुआत में, लेकिन इसको बनाया गया था सबसे आखिरी में। ठीक है, अब अगर हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो बेसिकली प्रीएम्बल है क्या? इट रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रस्तावना से तात्पर्य किसी संविधान की प्रस्तावना या भूमिका से है। ठीक है, कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक इंट्रोडक्शन जो होता है ना, या फिर आप प्रीफेस कह सकते हो, उसको हम प्रस्तावना के नाम से जान सकते हैं, उसको हम प्रीएम्बल के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, कंटेन्स समरी और एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सार इसमें समाहित है। अगर आपको पूरा संविधान पढ़ना है तो उसका अगर आप प्रीएम्बल पढ़ लोगे तो उसका पूरा का पूरा जो जिस्ट है, जिसको हम सार कहते हैं, वो सार आपको प्रीएम्बल के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी बातें आपके संविधान में लिखी हुई है, जो भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जो भी आपके स्केड्यूल वगैरह, जो भी आपके अनुच्छेद वगैरह लिखे हुए हैं, उन सभी का सार आपको एक प्रस्तावना के अंदर, एक प्रीएम्बल के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम प्रस्तावना को संविधान का सार भी कहते हैं। ठीक है, इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूएसए के संविधान से प्रेरित होकर हमने प्रीएम्बल को लिया है। ठीक है, यूएसए से हम इंस्पायर्ड है प्रीएम्बल को लेकर। ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि उद्देश्य संकल्प का संशोधित संस्करण है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमारे नेहरू जी ने दिए थे ना हमको, उसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन है हमारा प्रीएम्बल। मॉडिफाइड वर्जन यानी कि उसका एक अपडेटेड वर्जन है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो भी बातें कही थी है ना नेहरू जी ने, उन सभी बातों को हमने यूज किया है प्रीएम्बल के अंदर और उसी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन हमने निकाला है जिसको हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं या फिर जिसको हम प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं। ठीक है,
अब प्रियम्बल इज अमेंडेड ओनली वंस इन 1976 बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसके तहत 3 शब्द जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे प्रियम्बल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रियम्बल जो है उसमें ऐड हुए थे। उन तीनों ही शब्द का नाम है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी बार एग्जाम में इस एक लाइन से काफी बार सवाल पूछा गया है और अलग अलग तरीके के सवाल पूछे गए हैं कि प्रियम्बल जो है वो कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो सिर्फ एक ही बार हुआ है। कब हुआ है, कौन से साल में हुआ है और कौन से संशोधन के जो है ना आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत हुआ है, तो 1976 के अंदर हुआ था। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था, 42nd वाला। ठीक है, अब इसके तहत कितने शब्दों को ऐड किया गया था, तो 3 को ऐड किया गया था। अब उन शब्दों के नाम क्या है, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, अब हिंदी में मैं पढ़ के बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। प्रस्तावना को 1976 में केवल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक बार संशोधित किया गया था, जब इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसका नाम क्या है, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। ठीक है, तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया है प्रियम्बल को लेकर। आई होप अब थोड़ा सा दिमाग में बातें बैठी होगी कि प्रियम्बल बेसिकली होता क्या है, कहाँ से लिया गया है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, ये एक इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रियम्बल को देखते हैं कि प्रियम्बल में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बताए हुए हैं। ठीक है, क्या क्या बातें बताई हुई है प्रियम्बल में, तो प्रियम्बल में सबसे पहले हमको पढ़ना है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि प्राधिकरण का स्रोत कौन है प्रियम्बल के अंदर। जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारा प्रियम्बल है, उसका सोर्स कौन है, उसका स्रोत कौन है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमको ये पढ़नी है। दूसरी बात पढ़नी है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी बताई हुई है प्रियम्बल के अंदर, प्रस्तावना के अंदर। तीसरी बात है संविधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा संविधान है उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में बताया हुआ है प्रियम्बल में, वो हमको पढ़ना है। और चौथा है डेट ऑफ अडॉप्शन, अपनाने की तिथि कौन सी है, जिस दिन हमने प्रियम्बल को, प्रस्तावना को अपनाया था, उसको अडॉप्ट किया था। ये चारों ही चीजें हमको एक ही प्रियम्बल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके प्रियम्बल की पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपकी भारत का संविधान जो है, प्रियम्बल जो है वो उसके यहाँ पे है ना हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप दोनों को ही पढ़ सकते हो। अब आपको, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, तो हमको पूरा प्रियम्बल जो है वो मुंह जबानी लर्न होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से वी से लेकर आरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हिंदी में भी हम से लेकर आत्ममार्पित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा जो आपका प्रियम्बल है, जो आपकी प्रस्तावना है, वो आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, हम इसको रीड करते हैं और इसी में जो मैंने आपको बातें बताई ना अभी 4 पॉइंट, वो हमको इसी में ही देखने को मिलेंगे और इसी के थ्रू हम उन चारों ही पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है, अब प्रियम्बल में लिखा हुआ क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो 5 शब्द हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। एक एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल में एक एक शब्द जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा हमारा प्रियम्बल है। इसमें एक एक शब्द क्या लिखा हुआ है, क्या उसका मतलब है, वो मैं सारा भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, हम इसको भी रीड कर लेते हैं एक बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को 1949 को एक द्वार इस संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्ममार्पित करते हैं। ठीक है, यानी कि ये पूरा आपका प्रियम्बल यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में, आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ सकते हो। अब हम समझते हैं कि इस प्रियम्बल में जो एक एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या पॉइंट बताया था, प्राधिकरण का स्रोत कौन है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है प्रियम्बल के अंदर। तो प्रियम्बल में सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, इस प्रियम्बल को बता कौन रहा है। तो प्रियम्बल की पहली ही लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि ये जो
प्रियम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, वो बोल कौन रहा है, वो हम बोल रहे हैं, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोर्स कौन है, स्रोत कौन है, अथॉरिटी का स्रोत है हम, यानी कि भारत के जो लोग हैं वो इस सोर्स ऑफ अथॉरिटी है प्रियम्बल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो पहले का पॉइंट का आंसर मिल गया। दूसरा क्या बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 5 शब्द लिखे हुए हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब इन एक एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए कि है ना, संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन 5 ही शब्दों का मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला शब्द है आपका सॉवरेन। सॉवरेन क्या होता है, सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया जो है, इंडिया में है ना उसकी खुद की सॉवरेनिटी रहेगी, ना ही इंडिया के बाहर कोई भी देश आकर इंडिया में इंटरफेयर कर सकता है। इंडिया में कुछ भी डिसीजन लेने हैं, कोई भी चीज़ होगी, वो इंडिया जो है उसकी सॉवरेनिटी रहेगी इसके अपने डिसीजंस के ऊपर। तो ये होता है आपका सॉवरेन। दूसरा आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, इंडिया जो है वो एक समाजवादी देश है, वो एक सोशलिस्ट देश है। ठीक है, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, इंडिया जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि किसी भी धर्म के प्रति वो पक्षपात नहीं करता है, वो सभी धर्म को समान बताता है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उसमें कोई भी बंदिश नहीं डालता है इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, वो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। ठीक है, अब है ना जो आपका रिलीजन है, इससे जुड़े हुए काफी सारे आपके पास में फंडामेंटल राइट्स भी है, उसके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आता है अगला शब्द लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यानी कि लोकतांत्रिक और गणराज्य। अब इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है, काफी बार बच्चे जो हैं इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब और रिपब्लिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतांत्रिक, यानी कि यहाँ पे लोगों का तंत्र होगा। ठीक है, लोग अपनी सरकार चुन सकते हैं, लोग ही सरकार को वापस से गिरा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक नेशन है। और रिपब्लिक का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब क्या है, पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, जो राजा बनता था उसका बेटा फिर राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था। तो ऐसे आने वाली पीढ़ियां जो है वो है ना हायरार्की जो है वो चलती जाती थी और वो राजा जो है वो बनते जाते थे। लेकिन अब हमारा इंडिया क्या है, ये रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक नेशन है, यानी कि अब वो जो राजा से राजा जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता रहता था ना, जो हायरार्की वाला सिस्टम, वो हमने हटा दिया है। अब यहाँ पे वोट्स होंगे, यानी कि यहाँ पे चुनाव होंगे, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे और हम उनको गद्दी पे बिठाएंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा काम करते तो बढ़िया बात है, नहीं करते तो हम उनको हटा भी सकते हैं। ये मतलब होता है रिपब्लिक का, कि पहले जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपका हायरार्की सिस्टम चलता था, अब वो हमने हटा दिया है। तो इसका मतलब होता है रिपब्लिक। और डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, यानी कि यहाँ पे लोगों का तंत्र है। ठीक है, लोग अपनी सरकार को चुनेंगे, वही सरकार को हटा भी सकते हैं। तो ये 5 शब्द का ये मतलब होता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो दूसरे सवाल का आंसर मिल गया, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो संविधान के उद्देश्य भी हमारे प्रस्तावना में बताए हुए हैं। सबसे पहले बताया हुआ है जस्टिस यानी कि न्याय, एक है लिबर्टी, एक है इक्वालिटी, एक है फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये 4 आपके ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं, 4 उद्देश्य बताए हुए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और आपकी है ना फ्रेटर्निटी। ठीक है, यानी कि अखंडता। ठीक है, अब इसमें भी आपको लर्न करना है ये एक सीक्वेंस को, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, एक ही सीक्वेंस में आना चाहिए, न्याय, स्वतंत्रता, समता और अखंडता, इसी सीक्वेंस में आपको इसको लर्न करना है। अब साथ ही साथ आपको कितने प्रकार के न्याय बताए हुए हैं, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, कितनी प्रकार की समता और कितनी प्रकार की अखंडता बताई हुई है, ये भी आपको सीक्वेंस में लर्न करना है। क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है कि जस्टिस जो है वो कितने होते हैं, लिबर्टी जो है वो कितनी बताई हुई है, इक्वालिटी कितनी है और फ्रेटर्निटी कितनी बताई हुई है। ठीक है, तो जस्टिस है आपके 3 प्रकार के, कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस बताया हुआ है कि हमारे कंट्री में सोसाइटी को लेकर यानी कि समाज को लेकर, इकोनॉमी को लेकर यानी कि आर्थिक रूप में, और पॉलिटिकल को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर यानी कि राजनीतिक रूप में न्याय जो है वो हमारी कंट्री में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के न्याय बताए हुए हैं। लिबर्टी जो है वो बताई हुई है, स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार की बताई हुई है। कौन कौन सी, लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है और वर्शिप है। ठीक है, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो हमारी प्रियम्बल में बताई हुई है। थॉट क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट क्या है, विचार क्या है, हमारे विचारों पे किसी भी
चीज़ का, किसी का भी कोई बंदिश नहीं है। हमारे विचार है तो हमको लिबर्टी है, हमको फ्रीडम है, हम कैसे भी अपने थॉट्स को सामने रख सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, हमको अगर अपने विचारों को, अब विचारों को सोचने समझने की कोई बंदिश नहीं है, तो उनको एक्सप्रेस करने की, उनको अभिव्यक्त करने की भी कोई भी बंदिश नहीं है। हम उनको अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि फिर आता है आपका बिलीफ, फेथ और वर्शिप। तो यानी कि बिलीफ आप किसी में भी, है ना, किसी भी धर्म में आप, है ना, किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी में भी आप विश्वास दिखा सकते हो, और किसी भी उपासना कर सकते हो, किसी की भी आप वर्शिप कर सकते हो। इसकी भी आपको लिबर्टी है, इसकी भी आपको स्वतंत्रता है। तो ये 5 प्रकार की लिबर्टी बताई हुई है। इक्वेलिटी कैसी है, इक्वेलिटी बताई हुई है, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि 2 प्रकार की आपको इक्वेलिटी बताई हुई है, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्राप्त करने के लिए ये आपको बताया हुआ है प्रीएम्बल के अंदर के स्टेटस में इक्वलिटी होनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटी यानी कि सबको अवसर जो है वो समान मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गरीब इंसान है, कोई अमीर इंसान है, तो जो अमीर है उसको अपॉर्चुनिटी दे दो, उसको अवसर दे दो, लेकिन क्योंकि वो गरीब है तो उसको अवसर मत दो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको स्टेटस की इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की जो आपकी इक्वलिटी है वो होनी चाहिए, ठीक है। और फिर है आपकी फ्रेटर्निटी यानी कि अखंडता। तो ये कितनी प्रकार की बताई हुई है, अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो ये आपके बताए हुए हैं 4 तरीके के आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो 5 तो हो गए नेचर, सोर्स में हो गए हम यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, नेचर हो गए 5 प्रकार के, ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके 4 प्रकार के। अभी हमने यहाँ पे देख ही लिया है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समता और अखंडता, ठीक है। अब लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, डेट ऑफ अडॉप्शन, अपनाने की तिथि कौन सी है, हमने कौन सी तारीख को प्रीएम्बल को अपनाया था, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, तारीख बताई हुई है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। यानी कि 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने 26 नवंबर 1949 को अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सौंप दिया था। तो इसकी तारीख क्या है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ये इसकी अडॉप्शन की डेट हो गई, यानी कि अपनाने की तिथि हो गई। तो ये जो चारों ही पॉइंट जो कवर करता है हमारा प्रीएम्बल, उसके बारे में हमने देख लिया है कि सोर्स कौन है, नेचर कौन है, ऑब्जेक्टिव क्या है और डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, प्राधिकरण का स्रोत कौन है, भारत की जो है ना राज्य की जो प्रकृति है वो कैसी है, उसका उद्देश्य क्या क्या है और अपनाने की तिथि क्या है, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि क्या प्रीएम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है या फिर नहीं है, ठीक है। तो काफी बारी सवाल उठा है कि क्या प्रीएम्बल जो है, क्या प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का हिस्सा है या फिर नहीं है। तो 1960 के अंदर, है ना, 1960 में हमारा बेरूबरी का एक केस हुआ था जिसका नाम है बेरूबरी यूनियन केस, है ना। अब इस केस में क्या बताया गया था, बेरूबरी के केस में बताया गया था 1960 के अंदर कि जो प्रीएम्बल जो है, प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, यानी कि प्रस्तावना जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सॉरी प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर वापस से ये सवाल उठा तो एक अगला केस आया 1973 में, जिसका बहुत अच्छा प्रसिद्ध केस है जिसका नाम है केशवानंदा भारती केस, जो कि 1973 के अंदर आया था, केशवानंदा भारती मामला, है ना। इसमें अगेन ये बात उठी कि भाई क्या प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान का पार्ट है या फिर नहीं है। तो इसमें बताया गया था, इट क्लैरिफाइज दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो केशवानंदा भारती केस जो हुआ था 1973 में, इसने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही हिस्सा है, ठीक है। तो पहला जो केस हुआ था बेरूबरी का 1960 में, उसने बोला कि ना, प्रीएम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर दूसरा केस आया 1973 में जिसका नाम है केशवानंदा भारती केस, उसने कहा कि हाँ भाई प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है। और फिर इसी केस के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन भी लेकर आए थे, जो आपको पता होगा, है ना। इसी केस के अंदर मूल संरचना का सिद्धांत भी लाया गया था 1973 के अंदर केशवानंदा भारती केस में, ठीक है। इन केसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे किसी वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ प्रीएम्बल के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो पहला केस हमने देख लिया बेरूबरी का, दूसरा देख लिया केशवानंदा भारती केस, तीसरा केस आपका आया था 1995 के अंदर जिसका नाम है LIC ऑफ इंडिया केस, है ना। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था दैट प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि LIC ऑफ इंडिया केस जो आया था 1995 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही अभिन्न अंग है, ठीक है। तो प्रीएम्बल से जुड़े हुए 3 इंपॉर्टेंट केसेस है,
काफी बार एग्जाम में सवाल आता है केसेस की डेट क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बेरूबरी आया, फिर केशवानंदा भारती केस, और फिर आया आपका LIC ऑफ इंडिया केस। अब बेरूबरी कब आया? 1960 के अंदर, 1960 में आया। क्या बोला इसने बोला कि प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर दोबारा से केशवानंदा भारती केस आता है 1973 में। उसमें क्या बोला? उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का ही हिस्सा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। और केशवानंदा भारती केस के अंदर ही हमारे पास में मूल संरचना का सिद्धांत भी दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी दिया था, जहां पे उन्होंने कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे फीचर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर डाल दिया था। और इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी चीजें आपकी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है, मूल संरचना के अंदर आती है, उसको पार्लियामेंट जो है वो उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि मूल संरचना क्या है, ठीक है। और फिर तीसरा आपका केस आया था 1995 के अंदर, जिसका नाम है LIC ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या कहा गया था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका प्रियम्बल है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ही इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि जो आपकी प्रस्तावना है वो संविधान का ही आपका एक अभिन्न अंग है, ठीक है। तो आई होप ये तीनों ही केसेस आपको क्लियर होंगे, तीनों ही केसेस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसके शॉर्ट नोट्स जो है वो आप याद से बनाते हुए चलना वीडियो के साथ साथ ही, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और आपका है ना, जिस्ट में मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे, उसके बारे में देख लेते हैं। मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि जो नेहरू जी है उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था 1946 के अंदर, ठीक है। और उसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन हमने निकाला जिसका नाम है प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने प्रेजेंट कब करे? उन्होंने प्रेजेंट करे थे 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। किसने करे थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने करे थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट। और हमने इसको अडॉप्ट कब करा? अडॉप्ट करा 22 जनवरी 1947 में। तो दोनों डेट्स अलग अलग है, ठीक है। सबसे पहले तो है कि 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? इनको प्रेजेंट किया गया था, इनको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और हमने अपनाया कब था? 22 जनवरी 1947 के अंदर। तो दोनों ही डेट्स आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका है ना नेचर क्या है वो हमने देख ही लिया है। सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये तो इसका नेचर है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्वेलिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है और फ्रेटर्निटी है। इक्वेलिटी 2 प्रकार की है, लिबर्टी है थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, फेथ, बिलीफ, वर्शिप यानी कि 5 प्रकार की, जस्टिस है 3 प्रकार के, और 1 प्रकार की है आपकी फ्रेटर्निटी, ठीक है, अखंडता, ठीक है। ये सब हमने देख लिया है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं सिर्फ आपका रिविजन करवा रही हूँ, ठीक है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 3 शब्द जो है वो हमने जोड़े थे हमारे प्रियम्बल के अंदर। प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार इसका अमेंडमेंट हुआ है, सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन तीनों ही शब्द को हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसके तहत हमारे प्रियम्बल में हमने इसको जोड़ दिया था, ठीक है। और इससे जुड़े हुए हमारे 3 केसेस भी हैं कि भाई संविधान का हिस्सा है प्रियम्बल या फिर नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आया है आपका बेरूबरी का केस, फिर केशवानंदा भारती केस, और फिर आया है आपका LIC ऑफ इंडिया केस। तो बेरूबरी ने कहा कि नहीं है हिस्सा, लेकिन फिर आता है आपका केशवानंदा भारती केस और फिर आता है आपका LIC ऑफ इंडिया केस। उसने कहा, इन दोनों ने कहा कि हाँ प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें जो अभी हमने पढ़ी है वो इस एक पेपर के अंदर मैं यहाँ पे लेकर आ गई थी, है ना। आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसको बाद में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हमने जो प्रियम्बल का जो भी मोटा मोटा जो भी बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें, वो सब हमने अब अच्छे से कवर कर ली है डिटेल में, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे गए हैं प्रियम्बल के टॉपिक में। जो भी हम एक एक क्लासेस करेंगे, एक एक टॉपिक जो भी हम करेंगे, उसके लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आऊंगी, ताकि आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए हैं उस एक पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए, ठीक है। हर क्लास में जो एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसके लास्ट में कुछ 20, 25, 15, 10 जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं उसके लास्ट में 10-15 मिनट की उसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो प्रियम्बल हमने देख लिया है आज की पहली क्लास में, प्रस्तावना हमने कंप्लीट कर ली है। अब उस प्रियम्बल को और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि भाई हाँ जो मैंने पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया, क्या वो आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, और सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं हमसे, हमको उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये जब समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है? सबसे पहला सवाल बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ,
ठीक है, यानी कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस के अंदर प्रतिपादित की गई थी। तो मैंने आपको अभी बताया था कौन से केस में बताया था, है ना, यानी कि कौन से केस में उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आए थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में, गोलकनाथ केस में, चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के अंदर, या फिर केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस के अंदर। ये आपका यूपी पीसीएस प्री का 2022 का सवाल है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम के अंदर कौन से साल में ये सवाल आपसे पूछा गया है, ताकि आपको पता भी चले साथ ही साथ कि ये सवाल कितना पुराना है, कितना नया है। ठीक है, तो यानी कि 2022 का ही ये सवाल है आपका, जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन दी थी ना, मूल संरचना की जो अवधारणा दी थी, वो कौन से केस के अंदर दी थी। तो वो दी थी आपकी केशवानंदा भारती केस, जो कि 1973 के अंदर आया था। मैंने अभी आपको समझाया था कि भाई केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे वो, और वो कॉन्सेप्ट था क्या, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे संविधान का बेस होगी, यानी कि जो हमारे संविधान का नींव होगी, अगर उन चीजों को ही जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, अगर उनको ही बदल देगी तो फिर संविधान का मतलब ही बदल जाएगा। तो क्योंकि पार्लियामेंट उन चीजों को ना बदल पाए, इसलिए क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आए थे। ठीक है, आपकी संविधान की मूल संरचना की अवधारणा लेकर आए थे वो, और उस अवधारणा के अंदर उन्होंने बताया क्या था, बेसिकली उन्होंने बताया था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बताया था कि हम कुछ ऐसे फीचर्स को ऐड करेंगे इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, और जो फीचर्स इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ऐड होंगे, यानी कि इस संविधान की मूल संरचना की जो अवधारणा है उसमें ऐड होंगे, उन फीचर्स को जो आपकी पार्लियामेंट है, जो आपकी संसद है, वो उसमें संशोधन जो है, अमेंडमेंट जो है वो नहीं कर सकती है फिर। ठीक है, तो ये बात हुई थी आपके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि 1973 में केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस है उसके अंदर आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल जो है हमारा वो क्या बोल रहा है, वो भी आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के अंदर 2018 का सवाल है। ठीक है, अब सवाल क्या पूछता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं है ना प्रभुत्व की उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, वो आपको बताना है। यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन दैट ऑर्डर ओनली। तो मैंने प्रीएम्बल को पढ़ाते टाइम पे ही आपको बता दिया था कि जो भी आप प्रस्तावना में पढ़ोगे ना उसको उसी क्रम में आपको याद करना है, और कितनी प्रकार की कौन कौन सी बातें बताई हुई है वो भी आपको लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और 2018 में यूपी पीसीएस की प्री के एग्जाम में ही ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो हमारे संविधान में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में जो बातें हुई है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व की जो बातें हुई है, वो कितनी बातें हुई है, यानी कि जस्टिस कितने प्रकार के हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कितने कितने प्रकार के हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आपका न्याय है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। ठीक है, जस्टिस जो है वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, है ना, 3 प्रकार के आपके जस्टिस हैं। स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, मैंने अभी आपको बताया था, और आपकी जो है ना इक्वालिटी है, जो समानता है, वो 2 प्रकार की है, स्टेटस वाली और अपॉर्चुनिटी की, और जो प्रभुत्व है आपका, यानी कि जो आपकी अखंडता है, जो आपका फ्रेटर्निटी है, वो है आपकी 1 प्रकार की। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस जो है वो भी लर्न होना चाहिए कि सबसे पहले न्याय के बारे में बात हुई है, फिर लिबर्टी, फिर इक्वालिटी और फिर फ्रेटर्निटी के बारे में बात हुई है हमारे प्रीएम्बल के अंदर, और कौन कौन सी प्रकार की चीजें बताई हुई है। तो जस्टिस है 3 प्रकार का, लिबर्टी 5 प्रकार की, इक्वालिटी 2 प्रकार की, फ्रेटर्निटी 1 प्रकार की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल क्या पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, यानी कि हाउ हैज इंडिया बीन डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रीएम्बल है उसको किस प्रकार से घोषित किया गया है, यानी कि डिक्लेयर किया गया है, वो आपको बताना है। तो यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है क्या, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है क्या, यूनिवर्सल सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है क्या, या फिर नन ऑफ दीज है, यानी कि एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र है क्या, समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र है क्या, या फिर सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र है क्या, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका सवाल है, ये आपका बीपीएससी का जो प्री का एग्जाम हुआ था 1997 में, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है कि पुराने क्वेश्चन हो गए तो आप वापस नहीं पूछ सकते, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि प्रीएम्बल में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बताया हुआ है वो क्या है
है ना किस प्रकार का बताया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताया हुआ है हमारा सोशलिस्ट, यूनिवर्सल, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, शुरुआत में ही हमने पहली ही लाइन में इसको पढ़ लिया था इन पांचों बातों को। सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक भी है और गणतंत्र भी है, यानी कि सॉवरेन है। आप इसको सार्वभौम भी देख सकते हो या फिर यूनिवर्सल भी देख सकते हो या फिर आप इसको सॉवरेन का नाम से भी याद रख सकते हो। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये पांचों ही शब्द जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हैं कि हमारा संविधान जो है उसकी प्रकृति ऐसी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? अंडर विच अमेंडमेंट वॉज द वर्ड सोशलिस्ट एडेड टू द प्रिएम्बल? यानी कि प्रिएम्बल में मैंने आपको बताया था कि एक ही बार संशोधन हुआ है ना, और उस संशोधन में भी 3 शब्दों को जोड़ा गया है। संशोधन कब हुआ है, कौन से साल में हुआ है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है, यानी कि कौन से संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं वो तीनों शब्द, वो सारी चीजें आपको लर्न करनी थी, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, अब इस सवाल में क्या पूछा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत समाजवादी जो शब्द है वो जोड़ा गया है आपकी प्रस्तावना के अंदर। 42वें संशोधन से, 44वें संशोधन से, 46 या फिर 74th, उपरोक्त में से कोई भी नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आपको बताना है 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 46th अमेंडमेंट या फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था हमारा 1976 के अंदर है ना, तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो कि 1976 में आया था, उसके तहत जो है वो हमने सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल बोलता है कि निम्नांकित में से कौन सा 42वें संशोधन है ना, संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान जो प्रस्तावना है उसमें जोड़ा गया था, कौन सा शब्द वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अगेन वही सेम क्वेश्चन है, बस मैंने बताया था कि क्वेश्चन वही रहेंगे भाई, जो प्रीएम्बल है वो तो वही रहेगा ना, तो सवाल उससे क्या पूछेंगे ही नहीं, क्या पूछेंगे, लेकिन एक ही सवाल को ट्विस्ट करके घुमा घुमा के आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पे पूछ लिया कि 42वें जो अमेंडमेंट हुआ था उससे कौन सा शब्द जो है वो आपका जोड़ा गया है। ठीक है, तो उससे सॉवरेनिटी जोड़ा गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति की गरिमा, ऐसा कुछ भी नहीं देखा है हमने। संप्रभुता वो तो पहले से ही जुड़ा हुआ था है ना संविधान में। और निजता यानी कि जो आपकी प्राइवेसी होती है, निजता है ना, वो भी जोड़ा गया था क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। हमने क्या देखा, हमने सिर्फ 3 शब्द देखे, जिसमें से एक था सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, और एक था आपका धर्म है ना, वो पंथ है ना आपका धर्मनिरपेक्ष यानी कि आपका सेक्युलर। ठीक है, तो है ना सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। झारखंड का जो पीसीएस मेंस का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, वहां पे ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे ही घुमा घुमा के एक ही सवाल को पता नहीं कितनी बार आपसे पूछ सकते हैं। फाइन, अगला सवाल क्या पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जो है वो कौन से संशोधन से जोड़े गए हैं? अगेन सेम क्वेश्चन, 39 है ना अमेंडमेंट से, 41 अमेंडमेंट से, 42nd या फिर 44th। तो ये आपका यूपी पीसीएस मेंस जो 2017 में सवाल है ना 17 में हुआ था उसका सवाल है, और आपका 2008 में जो एग्जाम हुआ था उसका सवाल है। यानी कि 8 में सेम सवाल आया, 17 में सेम सवाल आया। तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई वापस से ये सेम सवाल नहीं आएगा, पूछ सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यहीं से ही कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब सबको ही पता है। आई थिंक अब तो पता चल ही गया होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने जो प्रीएम्बल है हमारा, जो प्रस्तावना है, उसमें 3 शब्दों को जोड़ा है। इतना चिल्ला चिल्ला के पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ यही बताया है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता या फिर अखंडता। ये थोड़ा सा नया सवाल है, चलो है ना। ये यूपी पीसीएस मेंस जो है ना आपका 2006 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। अब इंग्लिश में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। 1975 में जो हमारा संविधान था उसमें कौन सा शब्द जो है वो नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो इंटीग्रिटी शब्द जो है वो नहीं था। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ब्रदरहुड है, सॉवरेन है, इक्वलिटी है और इंटीग्रिटी है।
इंटीग्रिटी शब्द कब आया था? 1976 में जोड़ा गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। हमसे पूछा है कि 1975 में कौन सा नहीं था, तो 1976 में जो जोड़े गए हैं वो पहले कैसे आ जाएंगे? तो कौन से जोड़े गए थे? 3 जोड़े गए थे, इंटीग्रिटी, सो है ना, और बाकी के 2 हमने देख लिए। तो इंटीग्रिटी शब्द जो है वो 1976 में जोड़ा गया था, तो वो कैसे आएगा 1975 में? अगेन सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है ना भाई, कौन से संविधान से जोड़ा, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, कौन से साल में जोड़ा गया है, कितने शब्द जोड़े गए, ये 3 कॉन्सेप्ट है। और इन 3 कॉन्सेप्ट से 5 सवाल तो अभी मैंने आपको करवा दिए, घुमा घुमा के सेम सवाल आपसे पूछ रहे हैं ना। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, और यही आपका है ना यूपी पीसीएस मेंस 2006 का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लगाया हुआ है कि द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी जो है वो ऐड किए गए थे 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी है ना, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता का जो शब्द है वो 42वें संविधान से, जो कि 1976 में आया था, उसके द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो वो 75 में नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। तो अखंडता जो है ऑप्शन नंबर डी वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे? अगेन सेम सवाल, समाजवाद, ग्राम स्वराज, या फिर है ना धर्मनिरपेक्ष, या फिर है ना संपूर्ण है ना प्रभुत्व संपन्न, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? सोशलिज्म, या फिर है ना रूल ऑफ विलेज, सेक्युलरिज्म, या फिर टोटल मास्टरी। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो वर्ड है वो आपका जोड़ा गया था प्रीएम्बल के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट वाला जोड़ा गया था और आपका थर्ड वाला जोड़ा गया था, यानी कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस जो 2010 में आया था आपका एग्जाम, उसके अंदर ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछता है? भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक है ना वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? जब है ना 26 जनवरी 1950 के अंदर जब हमने संविधान को लागू किया गया था, तब संविधान की जो है ना स्थिति है, संविधान की जो पोजीशन है वो क्या थी, वो आपको बताना है। इंग्लिश में क्या बोला है? What was the true constitutional position of Republic of India on 26 जनवरी 1950 when Constitution was promulgated? ठीक है, तो हमारी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की जो पोजीशन थी 26 जनवरी 1950 में वो कैसी थी, वो हमको बताना है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, या फिर सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक थी। यानी कि अगेन वही सेम 5 बातें मैंने आपको बताई थी, याद करनी है आपको। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ना सी है वो इसका करेक्ट आंसर है, सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, संपूर्ण है ना संप्रभुत्व और लोकतंत्र गणराज्य थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके 2009 और 2008 में जो आपके एग्जाम हुए थे उसका ही सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 26 जनवरी 1950 को भारत की है ना वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी वो आपको बताना है। ये भी आपका आईएएस प्री जो 2021 में आपका एग्जाम हुआ था उसका सवाल आपसे पूछा गया है। तो अगेन वही सेम क्वेश्चन है, अभी जो हमने देखा ये 2009 और 8 में आया है, ये 2021 में आया है, और वो भी आईएएस प्री के एग्जाम में, यानी कि अलग अलग एग्जाम में सेम सवाल जो है वो रिपीट करके आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो है वो 26 जनवरी 1950 में भारत की जो पोजीशन है वो कैसी थी, है ना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? भारत के संविधान के निर्माताओं के मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होते हैं? ओपिनियन ऑफ फार्मर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रीएम्बल के अंदर, है ना फंडामेंटल राइट्स के अंदर, डीपीएसपी में, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर? ये आईएएस प्री का जो 2017 में एग्जाम हुआ था उसका सवाल आया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने उद्देशिका ही पढ़ी है, प्रीएम्बल ही पढ़ा है, प्रस्तावना ही पढ़ी है। मूल अधिकार जो है, राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व हैं, या फिर मूल कर्तव्य, इनको तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो पढ़ा ही नहीं तो मैडम इनसे जुड़ा हुआ सवाल लेकर ही क्यों आएगी? ठीक है, या फिर सवाल को अगर आप पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, प्रीएम्बल। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? काफी बड़ा सवाल है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब यानी कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है ना धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में डैश को एक द्वार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्ममार्पित करते हैं। यानी कि कौन सी डेट को हमने ये संविधान को अडॉप्ट किया था, सिंपल सा ये पूछा है आपसे सवाल के अंदर। ठीक है, बस वो पूरा का पूरा प्रीएम्बल बता दिया गया है जो मैंने आपको बोला है कि आपको लर्न कर लेना है उसको। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से आपको ये जो डेट है जहां तक लिखी हुई थी पूरे नीचे तक वो आपको लर्न होना चाहिए प्रीएम्बल। ठीक है, तो कौन सी डेट को हमने अपनाया था, 26 नवंबर 1949 को। IAS 1997 प्री का जो एग्जाम हुआ था उसका ये सवाल है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है कि 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे प्रीएम्बल को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। जो मैंने थ्योरी पढ़ाई आपको वो भी अच्छी लगी होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी शॉर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपने पढ़ ली होगी। ठीक है, और आपको समझ भी आ गई होगी। और फिर उसके बाद में जो हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी तो आई होप कि वो क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे और आपको काफ़ी सारी जानकारी जो है वो उन क्वेश्चंस के माध्यम से जानने को मिली होगी। क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया तो अब आपको पता भी चला होगा कि एग्जाम में कैसे बार बार जो है पुराने सवाल ही मैं लेकर आई थी। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे, कोई भी नया क्वेश्चन मैं खुद से बनाकर नहीं लेकर आई थी। जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं वही लेकर आई थी, ताकि आपको पता चले कि कैसे बार बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर अलग अलग है ना सवाल, अलग अलग जो आपके साल आते हैं उसमें सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट होकर आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात से ये पता चला है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पक्का कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। ठीक है, थैंक यू।